नमस्कार प्रशिक्षु। दोपहर का समय है, 12 बज चुके हैं। अब आपको पता है आपके क्लास के समय हो चुके हैं और आपका भी जिम्मेदारी है कि इस समय जो मैथ के क्लास होते हैं आप अपने बिल्कुल भरपूर एनर्जी के साथ देखेंगे भी और अपने उन साथियों को शेयर करेंगे जो अभी भटक रहे हैं, जो बाद में आकर यह ना कहें कि सर आपके क्लास बहुत पहले मिल गया होता तो आज बैक ना लगे। प्लीज़, हमें भी दुख होता है बार बार क्लास लगाने में, बार बार मेहनत करने में, लेकिन यह नहीं है कि हम मेहनत करने से भागेंगे। और जब एक बार मेहनत कर रहा है कोई आपके लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है। दिल से कहते हैं साथियों, 25 से 25 नए आए ना, अगर 3 से 4 बार देख लिए ना, 25 से 25 नए आए ना, तो आगे बोलना। कितना भी लॉसेस, कितना भी बिल्कुल मैथ में वीक बच्चा भी हो ना यार, मूवी कोई कैसे पहली बार देखता है तो याद हो जाता है, बताना। तो इस तरह वीडियो आप मैथ के देखकर नहीं याद कर सकते, नहीं लगा सकते। आज का जो टॉपिक हमारा बैंक की जानकारी के बारे में है। ये आपको पता है इकाई नंबर आपका 7 है, लेकिन हमने कल एक पढ़ाया था इकाई नंबर 7 के अंतर्गत समुच्चय, तो इसमें से इसका नाम इकाई नंबर 8 दे दिया। मतलब 8वां चैप्टर है। आपको याद रखना है कि आपके सिलेबस में 18 चैप्टर हैं, 18 में से 8वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भले सीरियल वाइज ना हो, लेकिन हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम। बस आप मजे के साथ पढ़ते चलिए। आज बैंक की जानकारी के बारे में हम देखेंगे। वैसे खैर, बैंक की जानकारी अगर हमसे लेनी हो तो फिर बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे, घबराना मत। बैंक की जानकारी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक क्या होता है, बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर बैंक पहले नहीं था तो लोग किस प्रकार से अपने रुपए पैसे कुछ जमा करते थे, आखिर क्यों वो चोरी डकैती पहले क्यों होती थी, और बैंक खाते खोलने के क्या तरीके हैं, बैंक के प्रकार कितने होते हैं सॉरी, खातों के प्रकार कितने होते हैं, और चेक के प्रकार कितने होते हैं, सब चीज देखेंगे, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। मजा ना आ जाए तो कहना मेरे मित्रों, बस आप लोग बस अपने जो साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। सारे प्लेलिस्ट मैंने सजा दिए हैं। 3 बजे आज एसएसटी के क्लास इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि कल के एसएसटी के क्लास में आपका जो व्यूज रहना चाहिए था वो व्यूज नहीं था। इस वजह से शाम को 5:30 बजे केवल साइंस की क्लास आएंगे, आप उसे देखिएगा। और आप बस अपनी संख्या बढ़ाइए। जो बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश की भी क्लास लगाइए, तो इंग्लिश की क्लास लग जाएंगे, लेकिन आपकी संख्या बढ़ सकती है क्या, बताना। बस अपनी संख्या बढ़ाओ, शेयर करो, वायरल करो, जो भी कुछ करो। यूपी टेट तक के सारे क्लास हमने दे दिए हैं आपको यार, लेकिन आप थोड़ा सा भी मतलब कि थोड़ा सा भी आपको दया नहीं आती है मेरे ऊपर। भाई धन्य हो आप लोग, धन्य हो वीर इस धरती के आप लोग। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करना। जब हम सारी जिम्मेदारी ले रखे हैं, हम पढ़ाकर आपको विश्वास के साथ, यार हर हर महादेव काशी नगरी से कोई झूठ नहीं बोलेगा। बस आप देख लेना, शिद्दत के साथ देखना। सच में बता रहे हैं ना, भोलेनाथ वो तो देख रहे हैं कौन शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है, कौन शिद्दत के साथ शेयर कर रहा है, कौन शिद्दत के साथ देख रहा है। अगर आप कहीं से एक जॉब करते हैं ना, तो आपका भी दायित्व तो बनता है उसके लिए कुछ करें। आपसे कुछ चार्ज तो नहीं लिए जाते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर करेंगे। चलिए हम आते हैं इकाई नंबर 8 पे। सबसे पहले बैंक क्या होते हैं प्रशिक्षु, अब ध्यान से, कुछ नहीं मैसेज, कुछ नहीं, आप सभी को गुड आफ्टरनून, जो भी हो, गुड मॉर्निंग सबको। अब आप लोग ध्यान सुनिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर बस सुनने वाला है। बैंक की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो बैंक होता है, आखिर बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले यह प्रश्न आता है। आपने देखा होगा अपने सिलेबस में, आप इस चैप्टर को जब खोलेंगे, खाता इकाई नंबर 7 को, ये हमारा इकाई नंबर 8 है क्रमानुसार। हमने इससे पहले 7 चैप्टर खत्म कर दिए, 8वां चैप्टर है, 7वां दिन है, 7वें दिन में 8 चैप्टर। सोच लो भाई, स्पीड है, और हर चैप्टर 1-1 घंटे का है। हमने वादा किया है, वादा पूरा करेंगे, वादा निभाएंगे मेरे यारों, बस आप लगे रहना। बैंक खाते की जरूरत क्यों पड़ी, बैंक की जरूरत पड़े क्यों पड़ी, यह बताइएगा। आज हम प्रगतिशील युग में गुजर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मार टेक्नोलॉजी, देश भर का टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सारी चीजें, बैठे बैठे ऑनलाइन पेपर। पहले ऐसा होता था क्या, पेपर देने पहले तो इंग्लैंड जाना होता था आईसीएस का एग्जाम देने, 1833 के वगैरह में, 1824 के वगैरह में, लेकिन 1924 से हमारे यहां होने लगा। वो भी हिंदी में भी होने लगा, पहले इंग्लिश में होता था। अब क्या रह गया, अब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है, घर बैठे रहो एग्जाम तो दे दो, घर बैठे रहो बिल जमा कर दो, घर बैठे रहो। खाना तो नहीं मिलेगा घर बैठे ना, खाना मिल जाएगा, बैठे मिल सकता है भाई। जब आप काम करोगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन पैसे आएंगे। अब ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, समझ रहे हैं। जो फ्लिपकार्ट है, जो ई सर्विस जो जितने देते हैं, ई सर्विस हमारे, जैसे कि आप किसी जगह से शॉपिंग करते हैं, ये सब के सब बैंक के माध्यम से ही तो होता है भाई। सब टेक्नोलॉजी, बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी, या मजा आ जाता है।
घर बैठे कोरोना काल में इस टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा मांग, डिमांड बढ़ गया ना, बूम कर गया पूरा का पूरा हमारा व्यापार क्षेत्र, बूम कर गया पूरा का पूरा। हमारी पूरी की पूरी, मतलब एक तरह से देखा जाए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खाना मंगाना, ऑनलाइन, मतलब समझ रहे हैं, बहुत बहुत कंपनियां थी, बूम कर गई, गजब का पैसा आ गया, उनका नाम हो गया, ऑनलाइन क्षेत्र, पढ़ाई लिखाई सब बढ़ गया। तो इसी तरह हम बता देते हैं आपको, आज हम प्रगतिशील मार्ग में, सब प्रगतिशील युग से गुजर रहे हैं भाई। चारों ओर से विकास का आवाहन हो रहा है। इस विकास के आधारशिलों को अनेक ऊंचाइयां मिलने के लिए, अनेक तरीके से ऊपर उठाने के लिए हम बहुत काम करते हैं। उसी प्रयास में एक बैंकिंग सेक्टर भी हमारा आता है। अरे आप खुद सोचो, जो पहले के हमारे दादा दादी होते थे, आखिर उनको बैंक की आवश्यकता अब क्यों पड़ रही है? पहले क्यों नहीं बैंक था भाई? 1969 हमारे इंदिरा गांधी जी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, फिर 1980 में 6 बैंक के और राष्ट्रीयकरण होते हैं। अभी फिलहाल में बात करें तो 14 बैंक है, मर्ज वगैरह सब कुछ मिला उला के 14 बैंक है राष्ट्रीयकृत। मतलब एक तरह से सबसे पहले अगर बात करें, जो बैंकों का पापा होता है आरबीआई होता है, जो कि जिसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन पर 1 जनवरी 1935 को होता है। उसके बाद 1937 से वो अपना कार्यभार स्टार्ट कर देता है, मतलब फिर इसके बाद 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण होता है। 1 अप्रैल 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण होता है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, 1 जनवरी 1950 को उसका क्या होता है, 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण होता है। इस प्रकार से बैंकों का डिमांड बढ़ने लगा। फिर क्यों बढ़ने लगा? पहले जो हमारे दादा दादी थे, ऐसी बात नहीं उनके पास पैसे रुपए नहीं होते थे, पैसे होते थे, उनके पास जेवर होते थे, जेवरात होते थे, अनाज होते थे, सोना चांदी होते थे, वो छिपा कर रखते थे। तब भी किस प्रकार से रखते थे, अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर दादा दादी हों तो उनसे खुद बताएंगे आपको। एक 2-3 न्यूज इस तरह मिल जाया करते ही होंगे, 3-4 साल, 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में ऐसे न्यूज आ जाते हैं कभी कभी। अब तो बहुत कम आते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आते थे कि फलनवा घर बनवा रहा है और नीचे से निकल गया 2-3 हंडा सोना, पगला गया, ससुरा मर गया उसी में। इस तरह की न्यूज बताओ, मिला है? हमारे यहाँ मिला है, हमारे बगले में एक लोग पाए गए, हम लेकिन थे नहीं तो पूरा हंडा भी गायब करवा देते उसका, समझ गया भैया। तो खैर बहुत छोटे थे, और बाद में जब बड़े हो गए तो पता चला ससुरा सोना रखा हुआ है, सोना मिला है उसके घर से, नहीं तो हम पूरा का पूरा हंडा भी गायब करवा देते उसका। सोनार है, मतलब सेठ है भाई, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़े लोग हैं। तो जब्त हो गया, खैर उसकी हार्ट अटैक वगैरह उसको आ गया, उतना पैसा देख के ससुरा निकल लिया फिर वो, तो समझ रहे हैं ना। तो ऐसे लोग होते थे पहले। अब दादी से पूछेंगे, दादी पैसा जो होता था आप जमा, अपन जो अतिरिक्त पैसा होता था खाना पीना खाने के बाद जो पैसा बचता था, कहाँ रखते थे? वो बोलेंगे लोटा बनाकर गड्ढा खन के रख देते थे, उसके ऊपर हम तकियों के बिछाकर आराम से सोते थे मस्त तरीके से, कोई देख ना पाए। अरे यार बकलोल, जब आप वहीं से सोओगे तो जो डाकू आएगा तो सबसे पहले यही सोचेगा ससुरा यहीं सो रहा है, मतलब यहीं से कुछ बुरा गणित किया हुआ है, तो लगेगा उसी जगह खनने। अरे जब छुपा ही रहे हो, जो चालाक लोग होते थे कूड़े कचड़े में नहीं छुपाते थे, वो ऐसी जगह छुपाते थे जहां चोरवा के खड़ा होता है, और चोरवा को लगेगा थोड़े, क्योंकि चोरवा को, डकैतवा को पता है, डकुआ को, कि भैया उसी जगह वहां तो छुपा ही नहीं सकता जहां पे लोग आते जाते हैं। आदमी हमेशा वहां पे छुपाने की कोशिश करेगा जहां पे कम लोग आते हैं, समझ रहे? तो इस प्रकार से पैसे लोग अतिरिक्त धन अपना जो होता था इस प्रकार जमा करते थे, गाड़ देते थे, न्यू में गाड़ देते थे। सोना चांदी छिपाने की वजह, उनको सुरक्षित रखने की जो तरीका था इन लोग का, बहुत ही निश्चित तरीके से नहीं रखते थे, निर्भय नहीं हुआ करते थे, या डर बना रहता था हमेशा कि कब डकैत, कब डाकू पड़ जाए। पहले क्या होता था, डाकू वगैरह बहुत ज्यादा घूमते थे भाई, आप सुनते रहे होंगे, पहले मूवी भी इस प्रकार बनती थी। अब मूवी ऐसे बनते हैं ना, अब तो रंगीन रंगीन मूवियां आती हैं, मजा आ जाता है देखकर सीन, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, कहीं गाड़ कर रख देना, उसके बाद घर में पूरी निश्चिंत सोना, बहुत ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता था लोगों का। और कब डकैत हो जाए, कब मोटी मोटी दीवार होती थी मिट्टी की, कब उसको छेद कर लोग घुस जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था, समझ रहे? इस प्रकार से पहले लोग पैसे जमा करते थे, लेकिन अब वो जमाना खत्म। अब इसी के क्रम में बैंक आ गए हैं, अलग अलग बैंकें हैं, बैंक आ गए हैं, आप उसमें पैसे जमा करेंगे और आपको इन्वेस्ट, मतलब अगर पैसे जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, आपको दर उसका मतलब ब्याज मिलेगा। अगर आप पैसे लेते हैं तो भी आपको दर चुकाना पड़ेगा, रेट पे चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार से बैंक आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं कि जरूरतमंदों को पैसे दे देना, जरूरतमंद कोई व्यापार करना चाहता है व्यापार, जैसे कि बहुत सारे पहल है ना हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि भैया स्वरोजगार आप खोलिए, आप स्वरोजगार करिए। जनधन योजना आया है, और एक और योजना ऐसे कुछ आया था कोरोना काल में कि भाई अपना प्रोडक्ट अपना, एक तरह से क्या होता था भाई, इस तरह था ना, कोई अपने प्रोडक्ट खरीदिए, बाहर का प्रोडक्ट मत खरीदिए, इस प्रकार की योजना बना था। आप पैसे लीजिए, इन्वेस्ट करिए, अपना काम धंधा करिए।
इस प्रकार का कोई योजना आया था जिसमें राष्ट्र का विकास होगा भाई। और अगली बात, जो पैसे हम लोग जमा करेंगे बैंक में, इस प्रकार से गाड़ने गोड़ने के हिसाब से डर बना रहेगा, बैंक में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, निधड़क रहेंगे, सोएंगे। ससुरा कुछ हिराएगा तो बैंकवा का दोष करेंगे, बैंकवा से पैसा लेंगे। और उसमें किसी को दोष नहीं है, सीधे सरकार के हाथ में आप सुरक्षित हैं, आपका पैसा सुरक्षित है, इसमें आप निश्चिंत हैं। जो अमीर ज्यादा हैं, जो अंबानी, टाटा, बिरला, लोग कहाँ पे पैसे रखे हैं? अमीर तो हैं लेकिन पैसे कहाँ पर है? घर पे थोड़े है। जैसे रोज डाकू आते, उनके पैसे बैंक में है, उनके सोना जेवरात सब बैंक में है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बैंक बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो पैसे हम इन्वेस्ट कर, जो बैंक में पैसे हम जमा करते हैं, उससे बैंक क्या करता है? राष्ट्र के हित के लिए कार्य करवाता है, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज हम जमा किए 20 लाख, कल ही जाकर ले लेंगे 20 लाख। आज हम जमा किए 10 करोड़, कल ही जाके 10 करोड़ ले लेंगे। ऐसा भी तो नहीं करते हैं आप आपने 10 करोड़ जमा कराया तो आपको 10 करोड़ की तुरंत जरूरत थोड़ी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे खाता होते हैं, बहुत सारे आप खाता बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप जमा कर दोगे, या फिर आपका क्या बोलते हैं भाई, या फिक्स्ड डिपॉजिट वाला है अकाउंट, मतलब सावधि जमा खाता बोलते हैं उसे। अगर वैसा खाता है तो आप फिक्स डिपॉजिट कर दोगे 10 साल के लिए। अब 10 साल तक आप छू भी नहीं सकते उसे, लेकिन 10 साल में आपको जो आप इन्वेस्ट किए रहेंगे, जो आप वहां पे रखे रहेंगे, उसका पूरा का पूरा आपको ब्याज मिलेगा। तो इस वजह से आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अब उस 10 करोड़ का सरकार अपने इन्वेस्ट कराएगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, राष्ट्र के हित में, कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं भी इन्वेस्ट करेगी राष्ट्र के हित में, तो उससे वो डबल ट्रिपल चार, मतलब एकदम समझ रहे हैं। अगर आपको अभी भी 10 करोड़ मिल जाए ना, आप इन्वेस्ट करो, कम से कम 20-25 करोड़ कमा सकते हो इन्वेस्ट करके। भाई शेयर वगैरह खरीद लो, आने वाले 2-3 साल 20 साल में आप करोड़पति से अरबपति हो जाओगे। बस सरकार भी यही काम करती है। बैंक से ऐसा नहीं सरकार को फायदा नहीं होता, सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होते हैं। तो बैंक से हमारा जितना फायदा है उतना सरकार का भी फायदा है, राष्ट्र को लिए भी फायदा है। तो बैंक कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में, पहला प्रश्न यहां से बन सकता है कि बैंक हम किस उद्देश्य से जाते हैं। तो आप बोलेंगे साफ साफ धन जमा करने जाते हैं। सॉरी गाइज, बैंक हम क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात है, बैंक हम पैसा जमा करने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं, उधार लेने जानते हैं, धन का आहरण करने जाते हैं, मतलब उधार लेने, निकालने, जमा करने। कहीं हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पैसे लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, यही करने जाते हैं भाई। बस यही उद्देश्य है। अगर आता है बैंक जाने का उद्देश्य बताइए, हम क्यों जाते हैं, तो आप ये बातें लिख देना, पक्का 100% एक नंबर भी नहीं कटेगा भाई। हम धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं? सबसे पहली बात है, अभी तो बताया, वही सारी चीजें बता रहे थे। ये अभी दूसरा प्रश्न है, क्यों जमा करते हैं? धन को सुरक्षित महसूस करें, अपने हार्ट अटैक से बचें। अभी मत लिख देना हार्ट अटैक से बचने के लिए, नहीं, धन को सुरक्षित महसूस करें, ब्याज अर्जित करें, समय पर हमें मिल सके, इस सब के कारण हम धन बैंक में जमा करते हैं। बस बात खत्म। बैंक का कार्य क्या है भाई? बैंक का क्या क्या कार्य है? बैंक व्यापारिक रूप से बहुत ही विस्तार रूप से कार्य करती है। व्यापारियों को पैसे देती है, जो स्वरोजगार चाहते हैं उनके लिए लोन देती है कुछ दर पर, जो उसका रेपो रेट होता है, बैंक रेपो रेट होता है ना। इस सब को देखते हुए वो अपना दर, मतलब एक तरह से वो देती है, पैसे देती है कि आप स्वरोजगार करिए। आप अगर अपने पैसे जमा करते हैं तो उसके लिए वो ब्याज देती है, उसको सुरक्षित रखती है। अगर आपको स्कूल फीस देना है तो उसके लिए वहाँ पर सारा प्रावधान किया गया है। अगर आप बहुत बड़े बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बहुत बड़े अमीर जाते हैं, तो आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो वह लोन वहाँ से मिल जाएगा, आपको लोन पास करा दिया जाएगा आपको बिल्डिंग दिखाकर। बिजली का बिल जमा कराना है, आप बिजली के बिल जमा कर लोगे। आपको गैस के बिल जमा करने हैं, गैस के बिल जमा कर लोगे। आपको करों का भुगतान करना है तो करों के भुगतान कर लोगे। मतलब ये सारे काम जो हमने बताया ना भाई, लिख लेना, यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, मेरे कलम आपको फोटो बताएंगे, बस लिखते चले जाना। अभी हम बताते हैं खाते कितने प्रकार के होते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीजें लिख लिए। अब बैंक में खाता खोलना कितने प्रकार का होता है, कैसे खोलते हैं, पहले बता दो। बैंक में खाता कैसे खोलते हैं? आप जाएंगे, बैंक गए, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, बैंक गए, पहली बार हम गए थे, हम अपना बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता था, हमने गए, सबसे पहले घुस गए वहाँ पर, जो कैशियर जो पैसा देता है वहाँ पे, हमको लगा कि ये पैसा वैसा देता है, मतलब यही सब कुछ करता है। तो हम गए भाई, छोटे थे उस समय, और 11 पढ़ रहे थे उस समय, 11 नहीं, हाँ 10 में तनख्वाह, जो तनख्वाह बोल रहे हैं, जो आता नहीं वजीफा, जो भैया 700 रुपये 400 रुपये आता था पहले। 2013-11 की बात बता रहे, 2011 में हमारा, 2012 में 10 हाई स्कूल था, और 2014 में इंटर था, तो उस समय बता रहे हैं। तो जब गए
तो भैया बोले कि हमको एक खाता, हमको हमारा वजीफा आ रहा है सर जी, हमें पैसा, मतलब एक तरह से हमको खाता, हमारा खाते में पैसा आएगा, दे दीजिए। तो उन्होंने एक निकाल के दिया, पहले पीला पीला छोटा सा होता था, तो उन्होंने दिया। उन्होंने बोला, आज हम वहाँ पर हम रोने लगे थे, क्योंकि जब उन्होंने यह कार्ड निकाल के दिया ना भाई, तो उन्होंने बोला एक ऐसे आदमी को लाओ जो इसका जिसका इसमें खाता हो। तो हमने कहा भाई ऐसे, अब हम रोने, हमको लगा ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हम मम्मी को मतलब आए घर पे बताया कि हमारे खाते नहीं खोलने, बोलने कि जिसका खाता होगा उसी का खुलेगा, फिर हमको भूल गए, पता नहीं क्या क्या था। तो इस तरह की बातें, खैर वो बात अलग है। अब प्रार्थना पत्र की जरूरत, देखिए एक तरह से प्रार्थना पत्र होता है वो, जो आप रिक्वेस्ट करते हो बैंक खाते, बैंक के मेंबर से कि हमारा एक खाता खोलिए, हमें इसका ग्राहक बनना है, ठीक है ना। वो प्रश्न एक तरह प्रार्थना पत्र होता है, जो आप लिखते हो, भरते हो, अपना सारा डिटेल, ब्रांच डालते हैं, फिर उसके बाद अपना जो भी खाता खुलवाना होता है अपना नाम डालते हैं जिनका, और उनकी आयु डालते हैं, वो क्या किए हैं वो डालना पड़ता है। अब आपको एक चीज़ वहाँ पर और देखना पड़ता है, ऐसे पर्सन को ले जाना पड़ता है जो आपके, जिनका खाता वहाँ पर हो, यानी कि परिचय दाता के नाम से, जो कभी भी फ्रॉडिया वगैरह आप करते हैं तो उनको पकड़ा जा सके। उनका सिग्नेचर लगता है, उनका हस्ताक्षर लगता है, एक फोटो लगता है आपका, बस बैंक खाता खुल गया, खुल गया बैंक खाता। यही तो करना होता है। अब खाता के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान सुनना। पहला, बचत खाता। बचत खाता यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट। बचत खाता, बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट भैया। बचत खाता यानी कि आपको समझ में आ रहा है, बचत, यार क्या है यहाँ पे, सारा बुक्स वगैरह सब फैला हुआ है रूम में ना, तो इस वजह से, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए बचत खाता में क्या करते हैं। बचत खाता यानी पहला खाता बचत खाता। अब बचत खाता का मतलब सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग से हमको यह समझ में आ रहा है कि भैया जो मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं ना, वह आप देखे होंगे कोरोना के समय या फिर कोरोना के पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हमारे 500 रुपये और 1000 के रुपए के नोट बदले थे 2018 2016, एक मिनट, 2016-17 में, 2016 में, तो 2017 में भाई। तो उस समय 8 नवंबर का समय था, तो उस समय जब बदला हुआ था, तो उस समय आप देखे थे खाता बहुत भयंकर तरीके से खुलवा रहे थे लोग पैसे वगैरह जमा करने के लिए। तो उस समय एक पहल भी आया था कि फ्री खाता खुलवाइए, और जनधन अकाउंट के रूप में आया था, जो कि एक तरह से लड़कियों के लिए खुल रहा था शायद। तो उस समय क्या था भैया, मध्यम आय वर्ग के लोग खाता खुलवा रहे थे। उससे पहले मध्यम आय वर्ग के लोग खाता खुलवा रहे थे। अगर 500 रुपए देते थे तो उनका खाता खुल जाता था, अगर 1000 रुपए देते थे तो पासबुक मिल जाता था। बस यही है बचत खाता, जो 500 रुपए और 1000 रुपए से खुलता है, वही बचत खाता है, उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। समझ में आया सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं भाई? जब चाहो तब पैसा निकाल लो ना, ऐसा नहीं, सेविंग अकाउंट है, अब जब चाहोगे तब पैसा नहीं निकालोगे, ये चीज याद रखना। अब चालू खाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा चालू खाता, पता समझ में आ गया होगा। चालू खाता देखिएगा, चालू खाता का इंग्लिश होता है भैया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, जब चाहो आप तब पैसा निकालो, जब चाहो आप तब जमा करो। यह बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े निगम वाले लोग, संस्थाओं वाले लोग इसको यूज करते हैं। इसमें वह जब चाहे नगद निकालें, जब चाहे नगद जमा करें। या फिर एक मिनट, नगद की बात नहीं, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसमें क्या होता है, इनको बहुत समय नहीं होता है, वो नगद जमा करें तो ठीक है, लेकिन नगद निकालें, उनके पास बहुत बड़े, मतलब जो व्यापारी हैं, जो समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वह सिग्नेचर कर देंगे, भैया ले जाओ चेक भजा लो, आपके नाम पे इतने रुपए मिल जाएंगे यहाँ से हमारे खाते से। तो ऐसे अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता, यानी करंट अकाउंट बोला जाता है, जो कि आप मात्र चेक के माध्यम से जाकर पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन इसके लिए उनका सिग्नेचर जरूरी है जो खाता धारक होंगे, ठीक है ना, वो आराम से उनका, अगर वो होंगे तभी जाके आप पैसे निकाल सकते हैं। वर्तमान में अगर आप देखें तो बचत खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ चार्ज 1 साल तक दिए जाते हैं, देने पड़ते होंगे। आपने अगर बचत खाता खुलवाया, सॉरी चालू खाता खुलवाया, तो बचत खाता की अपेक्षा इसमें आपको चार्ज देना पड़ता है। चार्ज, SBI चार्ज काटती है 50 रुपए, हो सकता है मंथली काटती, मंथली 50 रुपए 1 साल तक काटेगी। अन्यथा अभी करंट का बात करें तो 50 या 60 रुपए काटती है हर महीने, तो आपके अकाउंट से कटता है। तो आप दो, मान लीजिए 1 साल बाद कटा, तो 12 का गुणा कर लीजिए, 6 12 6 72, 720 रुपए कट गया। अब 720 रुपए कटा, एक बैग कटा, तो आपको लगा अरे यार हमारे अकाउंट से 720 गायब, लेकिन आपको पता नहीं आपका अकाउंट कैसा भैया, चालू खाता वाला है, तो पैसा कटेगा ही, चाहे वो एक बार में ले, चाहे एक साथ ले, एक एक करके ले, चाहे एक साथ ले, तो काटेगा पैसा भाई ना। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। समझ में आ गया भाई? आराम समझ में आया, बताना। बचत खाते की अपेक्षा धन कई बार निकाल सकते हैं इसमें, हाँ भाई, जमा भी कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। अगला बात देखना, ये 2 खाता हो गया। तीसरा खाता लिख लेना भाई, सावधि जमा खाता या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता, जमा खाता इसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आपने सुना होगा, फलानवा ने, हमारे भाई साहब थोड़ा बैंक में हैं, तो बैंक मैनेजर हैं,
तो हमको पता चलता है कि जैसे कि जब हमारे भाई साहब का यहाँ पे हुआ था, गांव में ही हो गया था इनका पोस्टिंग, तो बहुत पोल खुल रहा था उस समय। बता रहे थे फलाना कितना जमा किया है, ये कहता गांव भर के बता दिए। ये जो है ना, जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है, जितना गरीब दिखता है उतना गरीब नहीं है। ये फिक्स डिपॉजिट कराया है 4 लाख का, पता चल जाता था ऐसे में। तो अभी क्या है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब यह हुआ, सावधि जमा खाता का मतलब यह हुआ छात्रों कि आप अपने पैसे को फिक्स करा लें कि हम इतने साल तक नहीं निकालेंगे, 3 महीने तक नहीं निकालेंगे, 2 साल तक नहीं निकालेंगे, 1 साल तक निकालेंगे नहीं निकालेंगे, मतलब निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाता धारक को प्रमाण पत्र जारी कराया जाता है कि आपके सारे के सारे पैसे जो जितने आपने दिए हैं उस प्रमाण पत्र में लिखा होता है कि आप कितने साल के लिए सारी चीजें कराए हैं और कितना पैसे आपके पैसे कितने हैं, मतलब कि 500 रुपए के नोट कितने हैं, 1000 रुपए के नोट कितने हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 1000 नहीं 2000 वाला कितने हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 50 कितने हैं। ये सारी बायोडाटा आपके एक प्रमाण पत्र के रूप में मिलेगा और कितने साल के लिए आपने जमा कराया है। यही होता है फिक्स डिपॉजिट, जो कि आपको ब्याज मिलता है 6 माही, तिमाही और 1 साल का। ऐसे खाते को बोलते हैं भाई सावधि जमा खाता या फिर फिक्स डिपॉजिट खाता। समझ में आया? 3 साल के लिए आपने कर लिया, मान लीजिए आपकी लड़की की शादी होने वाली है 10 साल बाद, तो अब 10 साल तक उस पैसे को फिक्स करा लेंगे। 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए फिक्स करा लिए, उस पर ब्याज भी बढ़ेगा आपका, और प्लस अगर आप उसको किस्त को तोड़ेंगे नहीं तो आपका ब्याज बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। तोड़ देंगे तब थोड़ा सा डैमेज जाता है। जैसे कि आज मान लीजिए आपने जमा कराया, आपका जो इस समय दर चल रहा है, बैंक दर है 20% है। 20% के हिसाब से बहुत बड़ा होता है रकम भाई, 20% बढ़ रहा है। आपने मान लीजिए 1 लाख जमा किया तो 20% निकालिए 1 लाख का, 20 पचे 100, 1 लाख यानी 5 दूनी 10, मतलब समझिए 5000 रुपये बढ़ जाएगा। 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 20,000 कितना हो जाएगा देखना इस प्रकार से। मान लीजिए 20% है तो मान लीजिए 1 लाख है, 20 गुणे 20 पचे 100, 5 कर लिए 1 लाख, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, मतलब समझ रहे 20,000 रुपये बढ़ जाएगा भाई अगर 20% रहेगा तो इतना बढ़ेगा। समझ रहे भाई 20% का मतलब समझिए 20%, 20 लाख 20,000 रुपये बढ़ गया। तो मतलब अगर आप उसे ब्रेक कर देंगे, उसे किस्त को तोड़ देंगे, किस्त को तोड़ देंगे तो आपका क्या होगा भाई, अब उस समय जो बैंक दर होगा वो अलग जाएगा। अगर हो सकता है उस समय बैंक दर कोरोना का समय हो, सिचुएशन हो तो 2% हो गया हो तो आपको घाटा होगा कि नहीं, अन्यथा कंडीशन में वही बैंक रेट चलता रहेगा। ये चीजें होती हैं बैंक में, खाता का हिसाब से दर बढ़ता घटता रहता है ना। यह स्थिति परिस्थिति को देखकर लगाया जाता है, आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद चौथा, सावधि जमा खाता तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं भाई, बताना जमा आया, समझ में आया। अब आ जाना आवर्ती या फिर संचयी जमा खाता। आवर्ती या संचयी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संचयी या फिर आवर्ती जमा खाता, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए तो बहुत है, आपके लिए हो चाहे ना हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, जो रोज जैसे रोजगार आप लोग करते हैं, हम करते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे पैसे हमारे हाथ में तो बचेंगे नहीं, हम एक काम करते हैं 50 रुपए का एक खाता खोल लेते हैं डेली का। रोज आएगा एक बंदा सहारा का या फिर LIC का, कोई भी बंदा होगा आएगा, उसे 50 रुपये रोज देंगे। अब 1 साल मिनिमम 1 साल का हम अकाउंट खुलवा लेते हैं। 1 साल बाद हमारा पैसा हमें मिलेगा, वहां से चेक आएगा, उस चेक को ले जाएंगे भजाएंगे अकाउंट में, और उस अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, को अकाउंट में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह की खाता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, संचयी आवर्ती जमा खाता। यह जो संचयी आवर्ती जमा खाता होता है, ये मिनिमम 1 साल के लिए खुलता है, मैक्सिमम चाहे जितना खोल लो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल ऐसे खुलता है। और इसमें क्या होता है, आप 5 के गुणज में, 5 और 10 के गुणज में ही पैसे जमा कर सकते हैं, 5 या फिर 10 के गुणज में ही पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 5 या फिर 10 के गुणज में ही पैसे आप जमा कर सकते हैं। यह होता है हमारा क्या, संचयी या फिर आवर्ती जमा खाता। समझ में आया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बकना है हमें। अब आते हैं अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क का मतलब समझ रहे हैं भाई, जो ऐसे माइनर होते हैं, माइनर अकाउंट से बोला जाता है। जो अल्पवयस्क होते हैं मतलब जो 18 साल से नीचे के होते हैं बच्चे, उनके लिए भी खाता खुलता है, लेकिन उनका खाता तो खुलता है, मान लीजिए कोई प्रावधान ऐसा आ गया, कोई नियम कानून आ गया कि अगर बेटियां पैदा करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। अब बेटियां पैदा तो कर लिए आप, लेकिन आप कैसे बताओगे सरकार को, सरकार ने ये भी कह दिया बेटी के अकाउंट में ही पैसा आएगा, तो आप क्या करोगे, आपको एक तरह से ऐसे खाता खुलवाने होंगे भाई, कौन से खाता होंगे भाई, अल्पवयस्क खाता होंगे। अल्पवयस्क खाता आपको खुलवाना पड़ेगा, आपको बताना होगा वहां पर ना कि भाई हमारे पास बेटी आई है। अब जो बेटी के कारनामे, बेटी को पैदा करके पैसा कमाना चाहते हैं ना, महामूर्ख होते हैं भाई। बेटियां भविष्य होती हैं, आपको पता नहीं, आज बेटियां जितना कमाल कर रही हैं ना, शायद ही कोई बंदा कर पाएगा। और आज तो बंदी की फिराक में गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां बहुत अच्छे अच्छे काम कर ले जाती हैं, पता नहीं चलता आदमी को, लेकिन थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा भाई इन बेटियों से भी, बहुत खतरनाक होती हैं ये लोग।
और ये बेटियां पैदा होती हैं। अब यहाँ पर पिताजी को शुरू से लेकर अंत तक बहुत लाभ होता है। सरकार चाहती है हमेशा कि हमारे, देखना इस बार का जो जनगणना होगा भाई ना, उसमें बेटियों की संख्या बढ़ेगी भाई। देखना जाहिर सी बात है 100% बढ़ने वाली। 956 936 है ना इस समय बेटियों का 1000 पर, 1000 पुरुष पर जो जनसंख्या है 956 या फिर 936 है आसपास में। इस बार 1000 प्लस जाएगा बेटियों का। पुरुष 1000 ही रहेंगे और 1000 प्लस जाएगा लड़कियों का, बच्चियों का, क्योंकि बहुत ही बम्पर काम किया गया है इस पर, बहुत बेहतरीन कारनामा हुआ है। यानी कि अल्पवयस्क खाता खुलवाने के लिए हमको 18 साल से नीचे के बच्चों की जरूरत पड़ेगी, और प्लस इनका खाता तो खुलेगा, लेकिन इनके खाता का जो देखभाल करेंगे इनके अभिभावक करेंगे। इनके अभिभावक करेंगे भाई, अभिभावक करेंगे, इनके पिताजी या फिर माताजी, ठीक है, अभी भाई जो भी होगा वो करेगा। इसके बाद एक खाता और खुलता है प्रशिक्षु, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक मांग पत्र होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, अब फॉर्म में उसमें मांगा हुआ है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप 500 रुपये जमा कराइए। तो अब बैंक ड्राफ्ट उसमें लिखा होता है एसबीआई का बैंक ड्राफ्ट चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक का चाहिए, किसका चाहिए। तो बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप पैसे अपने फॉर्म वगैरह भरवा लिए, फॉर्म वगैरह भरने के बाद आपको बैंक ड्राफ्ट जाना पड़ेगा। 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है तो उसमें कुछ चार्ज लिए जाते हैं बैंक द्वारा, मान लीजिए 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कुछ लिए जाते हैं। 5 रुपये मतलब 50 रुपये का, तो 5 रुपये, अगर ज्यादा का पैसे का 500 रुपये का बनवाना है बैंक ड्राफ्ट तो उसमें कम से कम हमें और ज्यादा लिए जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट का मतलब एक तरीके से और समझना प्रशिक्षण, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर रहने विदेश से आप अपने घर में पैसा भेजना चाहते हैं, तो जैसे पत्र भेजते हैं ना, उस प्रकार से आप पैसे भेज रहे हैं, तो उसमें बैंक ड्राफ्ट का, बैंक का पूरा सील पत्र होता है, उसमें आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक को कुछ चार्ज देंगे, और बैंक ड्राफ्ट में जिस बैंक से आप भेजना चाहते हैं, किसी भी बैंक से भेज सकते हैं, लेकिन आपका खाता होना चाहिए उसमें, और किस खाते में भेज रहे हैं उसका भी पता आपको वहां भरना होगा। भरने के बाद मान लीजिए 50,000 भेज रहे हैं, तो दूर है, दिल्ली से भेज रहे हैं बनारस में, तो दिल्ली से बनारस आने के लिए आपको एक तरह से उसकी खाता की जरूरत पड़ेगी, जो खाता जिस खाता में डाल रहे हैं, और अपने खाता में जरूरत पड़ेगी, तो उसका पूरा डाटा डालेंगे। अगर 50,000 डाल रहे हैं तो उसको सुरक्षा के लिए कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उस पैसे को आप चुकाएंगे वहां से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीधा अकाउंट में आ जाएगा उनके, जो बनारस में है दिल्ली से। तो ये होता है बैंक ड्राफ्ट। जैसे आप प्रपत्र करते हैं, अब तो मैसेज है, अब तो गूगल अकाउंट है, अकाउंट में पैसा मारो गूगल से टन से, वहां बजेगा टन से, पैसा आ गया अकाउंट में भाई, लो अब क्या करना है ना। सारी चीजें हो जाती हैं बैठे बैठे अब तो। लेकिन जो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लोगों, बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे लोग हैं ना जिनके पास मोबाइल नहीं है सही का। आप लोग, हम लोग थोड़े से हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास थोड़े मोड़े मोबाइल भी हैं, सारे सिस्टम है, लेकिन बहुत हमारे प्रशिक्षु, हमारे क्या बताएं, हम उस पर किसी और दिन विषय पे बात करेंगे। आगे चलते हैं। एक खाता और बचा हुआ है, मूल्यवान वस्तुओं का खाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, मूल्यवान वस्तुओं का खाता। जैसे कि मान लीजिए आप अमीर ज्यादा हैं और आपके पास इतना ज्यादा सोना चांदी, जैसे अंबानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, और भाई बहुत सारे लोग हो गए, अमेजन के मालिक हो गए, सीईओ हो गए, ये लोग, एलन मस्क हो गए अमेरिका के, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, इनके पास बहुत ही ज्यादा रकम के साथ साथ बहुत ज्यादा जेवरात, हीरे, मोती, ये सब होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हीरे जेवरात को सुरक्षित रखने के लिए खरीद लेते हैं बैंक को। एक तरह से ये बैंक खुद बन जाते हैं, यानी कि एक ऐसे बैंक में डब्बे बने होते हैं, उस डब्बे को खरीद लेंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 40 साल के लिए। उस डब्बे में केवल इनका ही सोना चांदी जेवरात जाएगा। उस जिस डब्बे में अपना इनका सोना चांदी जेवरात रखा रहेगा, उसका एक चाबी इनके पास होगा, एक चाबी बैंक के पास होगी। वो बैंक क्या करेगी, एक तरह से सेव कुंजी के रूप में कहीं भी रख देगी, और वह सेव होगा। अब इनके पास एक चाबी होगा, वह एक तरह से इनका पूरा का पूरा, उस चाबी में इनका पूरा का पूरा जान अटका है। उस चाबी को सेफ रखेंगे, 20 लाकर के अंदर, 30 लाकर के अंदर, 40 लाकर के अंदर रखेंगे, तो उतना लाकर तोड़ना पड़ेगा आपको, तुम उनका चाबी मिलेगा। फिर आप जाओगे कि भैया ये देखो एलन मस्क ने कहा है चाबी से सारा का सारा घेरा जेवरात हमें दे दो, तो आप निकाल सकते हो वहां से। तो इस तरह की बातें होती हैं, मतलब कि एक तरह से आपका, इसे क्या बोला गया भैया, मूल्यवान वस्तुओं का खाता। मूल्यवान वस्तुओं, उस मूल्यवान वस्तु में आपका चेक भी हो सकता है, आपके हीरे जेवरात, सोना हो सकता है, आपका कोई भी पैसे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत बड़ी चीज है आपको, मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बना रखा है, बिल्डिंग नहीं मतलब कि कोई, मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास बहुत ज्यादा कीमती है, तो वो भी आप यहाँ जमा कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है मूल्यवान वस्तु में, ये सारी चीजें होगी भाई। अब आते हैं हम लोग धन निकालने की विधि। धन निकालने की विधि में 2 विधि आती है, एक निकासी विधि, एक निकासी विधि होती है, एक होता है चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं, आप चेक के द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए निकासी विधि आप इसमें सिंपल समझिएगा, जैसे आप बैंक गए, आपको एक फॉर्म मिलेगा, पत्र मिलेगा, प्रपत्र, रिक्वेस्ट पत्र मिलेगा, आप उस पत्र को भरेंगे, यहाँ पर अपना ब्रांच डालेंगे, अपना यहाँ पर नाम डालेंगे, फिर खाता संख्या डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर इधर भी अपना खाता संख्या डालेंगे, फिर वहाँ पे जो अकाउंट होगा वहाँ पर जाकर सिग्नेचर करवा लेंगे, मोहर लगवा लेंगे, फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पर कैशियर के पास, कैशियर से बोलेंगे भैया लो हमारा पैसा निकाल दो, वो पैसा निकालेगा। लेकिन अगर आपका सिग्नेचर डिसमैच किया, जैसे हिंदी, हमारा एक बार हुआ था ऐसा, हमने हिंदी कर रखा है, तो इलाहाबाद में बाद में उसे इंग्लिश करवाया हमने एप्लीकेशन डालकर,
तो छोटे थे भाई उस समय, जो वही बता रहे थे ना, भी खाता जो खुलवाए थे इंटर वाला, तो वही इलाहाबाद में खुला था, बाद में अभी तक वो खुला हुआ है, उसको हमने इंग्लिश से सिग्नेचर करवा दिया। अब पहले हम अपना सिग्नेचर ऐसे करते थे, ऐसे लिख देते थे, बस हो गया। लेकिन अब अच्छा से करते हैं भाई, अब पूरा सिग्नेचर करते हैं, पूरा सिग्नेचर करते हैं इस प्रकार से। अब सिग्नेचर छाप मत लेना, क्योंकि अकाउंट में पैसा वैसा नहीं है हमारे भाई। भाई समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें आप इस प्रकार से निकालोगे तो ये क्या होगा भाई, निकासी। इसके बाद चेक के माध्यम से अगर आप निकालते हैं चेक द्वारा, तो चेक के माध्यम से, चेक भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है चेक के लिए शर्त होता है, जैसे कि चेक किसे कहते हैं? चेक एक शर्त रहित अज्ञात पत्र है। चेक पहले क्या होता है लिख लीजिएगा, अगर पूछा जाता है। चेक एक जो है ना शर्त रहित अज्ञात पत्र है, जो संबंधित खाते से रुपया निकालने के लिए काम आता है। अब लिखेंगे चेक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार चेक का वाहक चेक बोलते हैं, इसे वाहक चेक बोलते हैं, या फिर बियरर चेक बोलते हैं, बियरर चेक बोलते हैं, या फिर धारक चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? धारक चेक बोलते हैं। अब इसमें देखना, यह चेक क्या होता है? जिसके नाम पर होता है, यह चेक जिसके नाम पर होता है, मान लीजिए कोई भी चेक है, अगर उसी के नाम पर है तो वह अथवा कोई और व्यक्ति खाते धारक के हस्ताक्षर के बाद इसमें से चेक निकाल सकता है। मान लीजिए यह हमारे पास एक चेक है, कौन सा चेक है? वाहक चेक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पैसे हम निकाल सकते हैं और हमारा नौकर या फिर हमारा साथी या फिर हमारा मित्र या फिर माँ बाप जो भी हो, भाई बहन, वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें सिग्नेचर हमारा होना चाहिए। मतलब वाहक चेक ऐसा चेक है कि आपके सिवा कोई दूसरा भी निकाल सकता है, मात्र आपके सिग्नेचर से। इसे कहते हैं वाहक चेक, बियरर चेक, यानी कि धारक चेक कहते हैं। मात्र इतना याद रखना। इसके बाद एक चेक और होता है भाई, 2 चेक और होते हैं, जिसका नाम है एक आदेशिक चेक। आदेशिक चेक, आदेशिक चेक। इस प्रकार के चेक में क्या होता है? भुगतान बैंक मात्र उस व्यक्ति को करेगा जिसका खाता होगा, जिसके नाम पर चेक होगा उसी को वह, जैसे कि मान लीजिए हमने सहारा बैंक में या फिर LIC बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। अब LIC बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं तो हमारे नाम से एक चेक आ गया, मान लीजिए पूरा हो गया, मतलब समय पूरा हो गया, 10 साल बाद हमारा निकलना था पैसा। अब LIC बैंक ने एक चेक जारी किया, एक चेक निकाला, काटा हमारे नाम से कि भैया इनको इतना पैसा चाहिए, आप किसी बैंक में भेजा सकते हैं। तो अब हम जाएंगे लेकर, क्योंकि हमारे नाम पर है तो हम जाएंगे लेकर, तो हमें ही पैसा मिलेगा। ऐसे चेक को क्या कहते हैं भाई? आदेशिक चेक कहते हैं। जो किसी के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा आदेश दिया गया है, उसको वही चेक निकाल सकता है जिसके नाम पर चेक है। ऐसे चेक को क्या कहते हैं? आदेशिक चेक कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट, बस लास्ट है, इसके बाद खत्म, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक है भैया रेखांकित चेक। क्या बोलते हैं? रेखांकित चेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बातें याद रखना है। रेखांकित चेक में 2 बातें याद रखना। पहला तो इसमें यह याद रखना है भैया, इसमें होता है इसी अकाउंट, इसका मतलब होता है पेई, पेई ओनली करके एक लिखा होता है। एक लिखा होता है भाई, इसमें लिखा होता है, इसको छोड़िए, एक मिनट, यह नहीं लिखा होता है, 1 मिनट देखिएगा, फिर बताते हैं भाई क्या लिखा होता है। अकाउंट पेई, सही था, थोड़ा सा देखना बस। पेई ओनली नॉट निगेशियबल, इस तरह लिखा होता है। नॉट निगेशियबल, नॉट, हाँ इस तरह लिखा होता है, नॉट निगेशियबल, सीएबल, यह लिखा होता है। एक और होता है, एक और चीज लिखा होता है ऐसे खाते में जो रेखांकित चेक होते हैं, इसमें एक और लिखा होता है एंड को करके लिखा होता है ना। अब देखिए नॉन निगेशियबल और निगेशियबल का मतलब क्या होता है? निगेशियबल और नॉन निगेशियबल, एक तो ये लिखा होता है एंड को, यह देख रहे हैं, इसे बोलते हैं भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इस प्रकार से जो लिखा रहता है, इसको तो फुल स्टॉप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अल्प विराम बोलते हैं ना, अल्प विराम बोला जाता है। और इस प्रकार से लिखा होता है डॉट को नॉट निगेशियबल। अगर इस प्रकार से लिखा होता है नॉट निगेशियबल, या फिर यह लिखा होता है, यह लिखकर नॉट निगेशियबल लिख दे, या फिर यह लिख दे, तो इन दोनों का मतलब साफ साफ है कि आपका जो अकाउंट है रेखांकित चेक वाला है। मान लीजिए इस प्रकार का चेक होगा जिसमें एक इस कोने में या फिर यह बना होगा, या फिर यह बना होगा, या फिर यह बना होगा, AC करके लिखा होगा, यह वाला लिखा होगा पूरा पूरा। इसका मतलब साफ साफ है, यह लिखा रहे चाहे यह लिखा रहे, इसका मतलब साफ साफ है कि आपका जो चेक है रेखांकित चेक है। अब अगर यह लिखा है पूरा का पूरा, मतलब यह लिखा रहे चाहे यह लिखा रहे, मतलब इन दोनों में से कुछ लिखा रहे, तो आपका रेखांकित चेक होगा। लेकिन अगर यह लिखा है यह वाला, इसका मतलब साफ साफ है कि आपको जो चेक होगा ना, आपके चेक में, आपका चेक का भुगतान सिर्फ उसे ही होगा जिसके नाम पर खाता होगा, जैसे मान लीजिए आप दूर है, आपके नाम पर चेक आया, तो जब तक आप नहीं आएंगे तब तक इससे भुगतान नहीं कर पाएगा कोई, आपको ही मिलेगा पैसा। लेकिन अगर यह लिखा हुआ है आपके चेक पर डॉट
इस तरह एंड बनाकर .co लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके चेक से किसी और खाते में भी पैसे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आपके चेक से आपके ही खाते में पैसे, आपके नाम के ही खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे, यह बात हो रही है। और यहाँ पर ऐसे चेक का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिवा भी, मतलब आपके सिवा भी किसी दूसरे के खाते में पैसे आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। रेखांकित चेक का मतलब ये होता है, समझ गए भाई। रेखांकित चेक, कौन कौन से चेक हमने बताया, 3 चेक बताया भाई। कौन कौन सा, आदेशिक चेक, आदेशिक चेक, वाहक चेक और रेखांकित चेक। लिख लीजिए, आदेशिक, वाहक चेक, वाहक को बियरर बोलते हैं, और आदेशिक चेक, वाहक मतलब जिसके पास रहेगा उसी के अकाउंट में। आदेशिक मतलब, वाहक का मतलब आप किसी को भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी निकाल सकता है, आप भी निकाल सकते हो, बस सिग्नेचर चाहिए आपका। आदेशिक चेक मतलब किसी अथॉरिटी द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप ही क्यों निकाल सकते हो। और एक होता है भैया रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में 2 चीजें होती हैं, यह अगर यह लिखा है तो मतलब केवल उसी के खाते में पैसे आएगा जिसके नाम पर खाता है, जिसके नाम पर चेक है। और इसका मतलब यह, अगर यह लिखा है कार्नर पर, अगर यह कार्नर पर लिखा है यहाँ पर यह वाला चीज, तो इसका मतलब खाते में पैसा किसी के भी डाल सकते हैं, अगर आपके नाम पर है तो आप जिसके खाते में डालवाना चाहें उसके खाते में ट्रांसफर हो सकता है। आज आपका इकाई नंबर 8 फिनिश। ठीक है भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर करेंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत बहुत महोदय। अब मिलते हैं शाम को 5:30 बजे साइंस के क्लास में। धन्यवाद।